हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम बीपीएससी ऑडिटर के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर के मैक्रो सेक्शन के अंतर्गत इन्वेस्टमेंट फंक्शन को पढ़ेंगे। इस इन्वेस्टमेंट फंक्शन को हम लोग हिंदी में विनियोग फलन कहते हैं। जब आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को देखेंगे तो बीपीएससी यहाँ से 2 बार क्वेश्चन पूछी हुई है। लॉन्ग क्वेश्चन एक 40 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है और एक 47th में पूछा गया। हो सकता है कि और बार भी रिपीट किया गया हो, आप चेक कर लेंगे। लेकिन मैंने जहाँ तक चेक किया है, इस यहाँ से एक बार लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है 40 बीपीएससी में और एक बार 47 बीपीएससी में लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है और एक बार इस टॉपिक से शॉर्ट क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक बीपीएससी ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक पर हम लोगों की पकड़ अच्छी होनी चाहिए। इस टॉपिक से अगर आप आंसर लिखते हैं एग्जामिनेशन में तो आपको मार्क्स अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि इस टॉपिक में ग्राफ का भी यूज किया गया है और मैथमेटिकल टर्म का भी यूज किया गया है। ठीक है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के आज की वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और इस इन्वेस्टमेंट फंक्शन पे सेकंड क्लास हम लोग कल ले लेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन से 2 वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा और जब आप दोनों वीडियो को कवर कर लेंगे और जो नोट्स मैं दूंगा उसे कवर कर लेंगे तो आप एक लॉन्ग क्वेश्चन लिखने की स्थिति में होंगे। ठीक है, इस टॉपिक से 3 तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 3 तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 3 तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो हम लोग आज और कल की वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक कवर हो जाएगा। आप किसी भी एंगल से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए, आप लिखने की स्थिति में होंगे। इस टॉपिक में हम लोगों को इस ग्राफ पे डिस्कस करना है और सेकंड ग्राफ हमारा ये हो गया और एक और ग्राफ है, ये हमारा थर्ड ग्राफ है जो कि बहुत सिंपल ग्राफ है। इस ग्राफ पर हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद इधर जो है थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म है, इस मैथमेटिकल टर्म को कैसे डिफाइन करना है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये टॉपिक कवर हो जाएगा और आज हम लोग 50% इस टॉपिक को कवर करते हैं और कल 50% कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इन्वेस्टमेंट फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या होता है? इन्वेस्टमेंट फंक्शन, इसे हिंदी में विनियोग फलन कहते हैं। जो भी स्टूडेंट को इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रही हो तो वो इंग्लिश को ज़बरदस्ती सुनेंगे, क्योंकि अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म को अगर अपने दिमाग में बैठा करके रखते हैं तो आपको जो है ये टॉपिक और ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए इंग्लिश वर्ड का जब मैं यूज करूं तो डरना नहीं है, मैं उसके साथ हिंदी वर्ड का भी यूज़ कर दूंगा। ठीक है, लेकिन आपकी पकड़ हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्ड पे होनी चाहिए। ठीक है, इस इन्वेस्टमेंट फंक्शन को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? विनियोग फलन कहते हैं। ये जो विनियोग फलन है एक प्रकार का फंक्शन है। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में फंक्शन कैसे पढ़ते थे कैलकुलस में, तो ये जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है ये फंक्शन होता है। किसका फंक्शन होता है? तो ये बहुत सारी चीज़ों का फंक्शन होता है। जैसे कैपिटल का फंक्शन होता है। ठीक है, इसमें हम लोग मुख्य रूप से कैपिटल का डिस्कस करते हैं। उसके बाद जो है कॉस्ट का फंक्शन होता है। फिर उसके बाद जो है ब्याज दर का फंक्शन होता है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन होता है। यानी जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है जिसे मैंने आई से इंडिकेट किया है, ये किस पर डिपेंड करता है? तो ये कैपिटल पे डिपेंड करता है। कैपिटल का मतलब क्या हो गया? पूंजी पे डिपेंड करता है। हम कोई भी योजना चलाते हैं या कोई भी प्रोग्राम चलाते हैं या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं, आधारभूत संरचना जैसे रोड, पुल, स्कूल का बिल्डिंग, है ना,
या बांध या पुल जो कुछ भी बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कुछ ना कुछ तो पैसा लगता है ना। तो इसी को कहते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन। किसका फंक्शन है? तो कैपिटल का फंक्शन है, यानी पूंजी का फंक्शन है। दूसरा किस चीज़ का फंक्शन है कि कोई भी जो इन्वेस्टर्स होता है, कोई भी जो निवेशक होता है, कोई भी उद्यमी जो होता है, अगर किसी भी चीज़ में पैसा इन्वेस्ट करता है तो उसका टारगेट क्या होता है? वहाँ से प्रॉफिट लेना टारगेट होता है। जैसे कि अभी जो है जो मुकेश अंबानी हैं, जिनका जियो कंपनी है, जियो कंपनी में जो उन्होंने पैसा को इन्वेस्ट किया है, तो उनका कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट रहा होगा ना कि मुझे यहाँ से इतना बेनिफिट मिलेगा। तो यही चीज़ कहलाता है प्रत्याशित इनकम। यहाँ पर क्या हो गया? विनियोग से यहाँ पर आप आई इंडिकेट कर देंगे। यहाँ से आपको इनकम कितना मिल रहा, प्रॉफिट कितना मिल रहा, ठीक है। और आर किस पे डिपेंड करता है? तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब समझिए कि कोई भी उद्यमी जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो वो बैंक से लोन लेता है, और जिस जिस रेट पर बैंक उसे उसे पैसा अवेलेबल करवाती है, उपलब्ध करवाती है, उसी के आधार पे अपना जो मार्केटिंग करता है किसी वस्तु का, तो उसका रेट का निर्धारण भी उसी बेसिस पर करता है। क्यों करता है? मुझे लगा कि मैंने 100 करोड़ रुपया जो है मैंने बैंक से इतने परसेंट इंटरेस्ट पे लिया, इतने परसेंट ब्याज पे लिया, और उससे मैंने कोई कंपनी खड़ा कर दी। तो कंपनी जो प्रोडक्शन कर रही है, तो मेरी टारगेट होगी तो जो मैं बैंक से जो मैं इंटरेस्ट लिया हूँ उसका वैल्यू मुझे रिटर्न हो जाए। कहने का मतलब ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो होता है ना, कैपिटल पर डिपेंड करता है, ये इनकम पे डिपेंड करता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। फाइनल अगर मैं बोलूँ तो इन्वेस्टमेंट फंक्शन जो होता है किस पे डिपेंड करता है? कैपिटल पे डिपेंड करता है। फिर उसके बाद जो है इनकम पे डिपेंड करता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। और इसी को कहते हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्वेस्टमेंट फंक्शन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कि इन्वेस्टमेंट फंक्शन कितने तरीके से होता है, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके टाइप्स को, ठीक है। इन्वेस्टमेंट फंक्शन दो तरीके से होता है, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन होता है उसे हम कहते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब हुआ कि प्रेरित विनियोग। इसका हिंदी क्या हो गया? प्रेरित विनियोग। प्रेरित विनियोग का मतलब आप समझेंगे, उसके पहले थोड़ा सा और मैं बता दूं। और जो दूसरा जो इन्वेस्टमेंट का टाइप्स है उसको हम लोग कहते हैं ऑटोनोमस। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी जो इन्वेस्टमेंट फंक्शन है, विनियोग फलन है, ये दो तरीके का होता है। पहला इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जिसे हम प्रेरित विनियोग कहते हैं, और एक होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट जिसे हम, ऑटोनोमस का मतलब क्या होता है? स्वायत्त विनियोग। यानी ऑटोनोमस का मतलब है कि खुद से वो मैंने विनियोग किया है, उसके लिए कोई फैक्टर उत्तरदायी नहीं था, कोई फैक्टर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। अब आप समझेंगे। थर्ड थर्ड स्टेप में हम लोग समझते हैं कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? तो फर्स्ट में इस टॉपिक को देखना है कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट जो है ये प्रॉफिट पे डिपेंड करता है।
ठीक है। कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है, कोई भी इन्वेस्टर्स जो है, कोई भी निवेशक जो है, किसी भी चीज़ में अपनी पैसा को तभी इन्वेस्ट करता है जब उसे लगता है कि इस बिजनेस से मुझे कुछ प्रॉफिट होने वाला है। तो जब प्रॉफिट की बात हो जाता है तो उसे हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट कहते हैं। कहने का मतलब है कि ये जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है ये किस पे डिपेंड करता है, ये किस पे निर्भर करता है? तो ये निर्भर करता है प्रॉफिट पर, लाभ पर। और एक चीज़ ध्यान में रखेंगे कि कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी जो होती है, निजी कंपनी का उद्देश्य क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। इसलिए ज़्यादातर प्राइवेट जो कंपनियां होती है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट करती है, यानी प्रेरित विनियोग करती है। प्रेरित विनियोग यानी उनका जो विनियोग होता है वो लाभ पर आधारित होता है। ठीक है। तो एक चीज़ तो आपने समझ गया ना कि इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट किस पे डिपेंड करता है? प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट में हम लोग आते हैं और सेकंड जो मैंने टॉपिक बताया था, इसी में जो टाइप्स बताया था, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इस ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट का कोई रोल नहीं होता है। इसमें जो है प्रॉफिट भूमिका नहीं निभाता है। जैसे कि पीछे वाले इन्वेस्टमेंट में हमने पढ़ा था प्रेरित विनियोग में कि उसका टारगेट प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का कोई टारगेट नहीं होता है प्रॉफिट कमाना। इसका टारगेट जो होता है वेलफेयर करना, समाज कल्याण करना। क्या करना? वेलफेयर करना। जैसे गवर्नमेंट जो है स्कूल बना दी, गवर्नमेंट क्या कर दी? स्कूल बना दी, सड़क बना दी। ठीक है, स्कूल बना दी, सड़क बना दी, रोड बना दी। ठीक है। फिर उसके बाद सरकार जो है हॉस्पिटल बना दी। ठीक है। कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट सरकार बना दी। ठीक है। डीआरडीओ जैसा डीआरडीओ की एस्टेब्लिशमेंट कर दी, या इसरो की स्थापना कर दी। ठीक है। या कोई भी अनुसंधान संस्थान का स्थापना कर दी। तो सरकार जो है ये जो स्कूल बना रही है, रोड बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, रिसर्च इंस्टीट्यूट बना रही है, इसके पीछे सरकार की मानसिकता प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। इसके पीछे सरकार की जो मानसिकता होती है वो वेलफेयर करना होता है, समाज कल्याण करना होता है। तो एक चीज़ तो आप लोगों ने समझ लिया होगा कि जहाँ मैंने टर्म बताया था इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, इस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का टारगेट क्या होता था? प्रॉफिट कमाना होता था, प्रॉफिट। और इसे कौन ऑर्गेनाइज करता था? तो प्राइवेट कंपनियां करती थी। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर। लेकिन ऑटोनोमस ऑटोनोमस जिसे हम हिंदी में क्या कहते थे? स्वायत्त विनियोग। ये जो स्वायत्त विनियोग है इसका टारगेट क्या है? सोशल वेलफेयर करना, सोशल वेलफेयर यानी समाज कल्याण करना। लेकिन यहाँ पर कौन सी भाग लेती है? यहाँ पर गवर्नमेंट सेक्टर भाग लेती है। ठीक है। तो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का मतलब आप समझ गए होंगे। ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना है कि प्राइवेट जो कंपनियाँ जो इन्वेस्ट करती है, ठीक है, प्राइवेट कंपनियाँ जो है इन्वेस्ट करती है तो उनका टारगेट क्या होता है? प्रॉफिट कमाना होता है। लेकिन प्रॉफिट कमाने के लिए वो बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च करती है। जैसे मान ली जाए कि कोई प्राइवेट कंपनी है, जियो कंपनी है या एयरटेल की कंपनी है। जियो और एयरटेल के बारे में आप जानते होंगे। ये कंपनी जो है इंडिया में 5G लाने के लिए रिसर्च कर रही है। ठीक है,
5G लाने के लिए क्या कर रही है, रिसर्च कर रही है। यानी प्राइवेट कंपनी का तो मोटो प्रॉफिट कमाना है, लेकिन वो रिसर्च करके जो इंडियन गवर्नमेंट को दे रही है तो उससे इंडियन गवर्नमेंट को भी फ़ायदा है। कहने का मतलब है कि प्राइवेट जो कंपनियां जो इन्वेस्टमेंट करती है वो बाद में ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट हो जाता है दीर्घ काल में। कंपनियां शुरुआत में जो 5G के लिए जो स्ट्रगल कर रही है, जो रिसर्च कर रही है, इनका मेन टारगेट है प्रॉफिट कमाना। जियो अपना प्रॉफिट कमाना चाहती है, एयरटेल अपना प्रॉफिट चाहती है, इसलिए 5G को जल्दी से जल्दी लॉन्च करने में दोनों कंपनी जो है रिसर्च कर रही है। लेकिन लॉन्ग पीरियड में इनका टारगेट वेलफेयर ही हो जाता है। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में ओनली वन टारगेट प्रॉफिट कमाना, लेकिन लॉन्ग टर्म में टारगेट हो जाता है, क्या टारगेट हो जाता है, वेलफेयर करना। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब हम लोग आते हैं इसके ग्राफ पे, हम लोग आते हैं। ग्राफ बहुत इजी है, आप लोग इस ग्राफ को देखिए और समझने की कोशिश करिए कि ये ग्राफ किस चीज़ का हो सकता है। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का हो जाता है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का, क्यों ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का है, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न यहाँ पर है कि ग्राफ को देखने से पता चल रहा है कि एक्स एक्सिस पर हमने इनकम को रखा है और वाई एक्सिस पर हमने इन्वेस्टमेंट को यानी विनियोग को रखा है। जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ रही है, विनियोग की मात्रा बढ़ रही है कि नहीं, नहीं, विनियोग हमारा कांस्टेंट है। यहाँ पर आय से कुछ भी लेना देना नहीं है विनियोग फंक्शन का। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो सरकार है ऑटोनोमस जो इन्वेस्टमेंट करती है उसका इनकम से कोई लेना देना नहीं होता है। यानी उसका उसका जो है मेन जो टारगेट होता है वो सोशल वेलफेयर करना, समाज का कल्याण करना। इसलिए ये जो इन्वेस्टमेंट होता है ये इनकम से स्वतंत्र है। देखिए इस पॉइंट पर इनकम कितना है, इतना है, तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, इतना हुआ। और इसी इनकम पर इन्वेस्टमेंट इतना भी सरकार कर रही है, कोई प्रॉफिट की बात नहीं हो रहा। सरकार की मान लिया जाए कि इनकम इतनी हुई तो इस पॉइंट पर भी सरकार इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है और इस पॉइंट पर भी सरकार जो है इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है। यानी इस इन्वेस्टमेंट का, इस विनियोग का, ठीक है, इस विनियोग का आय से कुछ भी लेना देना नहीं है। आय से कुछ भी लेना देना नहीं है। आय एक्स एक्सिस पे बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है, ये भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस ग्राफ को आप लोग क्लियरली समझ गए होंगे। फिर हम लोग देखते हैं सेकंड ग्राफ को। ये जो ग्राफ है ये है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्रेरित विनियोग कहते हैं। ठीक है, प्रेरित यानी इसके पीछे किसी ना किसी भी चीज़ का प्रेरणा है, मोटिवेशन है। वो मोटिवेशन क्या है, मान लीजिए कि कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, उसकी इनकम Y1 है, तो Y1 इनकम है तो वो तुरंत तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर देगा। अगर मान लीजिए कि मैं कोई व्यापारी हूँ, कोई मैं निवेशक हूँ और मेरे पास इनकम इतना है, Y1 के बराबर मेरी इनकम है, तो मैं क्या उस इनकम को इन्वेस्टमेंट कर दूंगा टोटल इनकम को? नहीं ना, मेरे पास भी तो अपनी खर्च है ना, मेरी मंथली खर्च है, मेरा पर डे का खर्च है। ठीक है, तो इसलिए कोई भी प्राइवेट कंपनी क्या करती है, जब उसका इनकम स्टार्टिंग में कम होता है तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं करती है। यहाँ पर देखिए इनकम Y1 है तो इस Y1 इनकम पर इन्वेस्टमेंट कितना है, 0 है। लेकिन जैसे ही Y1 से इनकम से Y2 इनकम हो जाता है, यानी मेरे पास खर्च करने के बाद भी अगर मेरे पास पैसा बच जाता है
तो उस पैसे को हम कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, निवेश करेंगे। तो मान लीजिए कि मेरी इनकम Y1 से बढ़ करके Y2 हो जाती है, तो मैंने इन्वेस्टमेंट इतना कर दिया। फिर मेरी इनकम Y3 हो गई, तो मैंने इन्वेस्टमेंट इतना कर दिया। ठीक है। और वाई एक्सिस पर हमने क्या ले लिया है, इन्वेस्टमेंट ले लिया है। तो इस ग्राफ से क्लियरली पता चल रहा है कि इनकम जो है, इनकम जैसे जैसे मेरी बढ़ रही है, यानी जैसे जैसे मेरी प्रॉफिट बढ़ रही है, हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जा रहे हैं। जब हमारी Y1 पोजीशन पर, इस पोजीशन पर जब हमें कम इनकम थी, तो मैं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा था, क्योंकि ये जो पैसा है मेरा अपना खर्च हो जाता था। ये पैसा क्या हो जाता था, अपने ऊपर खर्च हो जाता था। मेरे पास कुछ भी पैसा नहीं बचता था इन्वेस्टमेंट के लिए। लेकिन जब इनकम मेरी Y1 से Y2 हो गई, तो मैंने Y2 इनकम के साथ मैंने इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया, Y3 कर दिया। ठीक है, Y3। लेकिन जैसे ही हमारी इनकम Y2 से Y3 होती है, तो फिर हमने इन्वेस्टमेंट कितना कर दिया, Y2 कर दिया। इस ग्राफ को आप दूसरे एंगल से भी समझ सकते हैं कि जैसे ही हमारी इनकम Y3 से Y2 हो गई, अगर कम हो गई, तो मैंने इन्वेस्टमेंट को घटा दिया, Y2 से Y1 पर इन्वेस्टमेंट आ गया। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये किस पर डिपेंड कर रहा है, आय पे डिपेंड कर रहा है। आय का मतलब क्या हो गया, प्रॉफिट पे डिपेंड कर रहा। ठीक है, ये प्रॉफिट पे डिपेंड कर रहा, हमारी इनकम पे डिपेंड कर रहा। ठीक है, इसलिए इसका ग्राफ जो है इस तरीके से ड्रॉ हो रहा। ओके, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टर्म पे आते हैं, विनियोग की। विनियोग का मतलब क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। विनियोग की लाभदायकता यानी प्रॉफिटेबिलिटी। इस लाभदायकता को इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है। तो जो हमारी प्रॉफिट है, किसी भी चीज़ में जब हम इन्वेस्ट करते हैं और हमारी जो प्रॉफिट है वो किस पे डिपेंड करती है, तो ये तो जनरल सी बात है, ये विनियोग की लागत पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि मान लीजिए कि हमने जो है 500 रुपया से कोई बिजनेस स्टार्ट किया, 500 रुपया से मैं अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि उस 500 रुपये के बिजनेस से मुझे अटेंडम जो है 600 रुपया का बेनिफिट हो जाएगा या 1000 रुपया का बेनिफिट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, कहने का मतलब है कि हमारी पूंजी जितना इन्वेस्ट होगी उसी रेशियो में हमें प्रॉफिट होगा ना। अब मान लिया जाए कि एक जो है चाय बेचने वाला विनियोग करता है अपने टी स्टॉल पे, चाय की दुकान पे क्या करता है, विनियोग करता है। तो एक चाय दुकान खोलने में अगर 15 से 20 हज़ार रुपया लगता है, तो प्रॉफिट भी उसी रेशियो में होगा। अगर जो है मुकेश अंबानी अगर अपना पैसा इन्वेस्ट किए जियो कंपनी में, तो जियो कंपनी में जितना उन्होंने करोड़ों रुपया उन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो उनकी प्रॉफिट की जो रेट है उस करोड़ रुपया के अनुसार आएगा। कहने का मतलब है कि विनियोग किस पे डिपेंड करता है, लागत पे डिपेंड करता है कि आप लागत कितना लगा रहे हैं। क्या आप चाय दुकान पर जो लागत लगा रहे हैं, तो चाय दुकान पे जो आपने लागत लगाया उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉफिट कमाइएगा। अगर आपने जियो जैसी कंपनी खड़ा करने का विचार कर रहे हैं, तो उतना करोड़ रुपया भी आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और उसी के मुताबिक जो है आपको फ़ायदा भी होगा, लाभ भी होगा। तो इस टर्म को तो आप समझ गए होंगे कि कोई भी विनियोग जो है, कोई भी इन्वेस्टमेंट की जो लाभदायकता है, प्रॉफिटेबिलिटी है, वो किस पे डिपेंड करता है, तो लागत पे डिपेंड करता है, प्रत्याशित आय पे डिपेंड करता है। प्रत्याशित आय का मतलब क्या हो गया, ठीक है, प्रत्याशित आय का मतलब हो गया कि उस पूंजी से मुझे नेट कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं जो लागत लगाया हूँ
उस लागत को हम माइनस कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन में मुझे 100 रुपया खर्च लगा। इस 100 रुपया को बनाने में उस 100 रुपया का प्रोडक्शन हमने किया, ठीक है। और हमें जो टोटल जो शाम में मुझे जो रिटर्निंग मिला 120 रुपया मिला। तो मैं क्या कहूँगा कि 120 रुपया मुझे प्रत्याशित आय हुआ? नहीं, 120 रुपया प्रत्याशित आय नहीं हुआ। इस 120 रुपया में से फिर हम 100 रुपया को माइनस कर देंगे। तो ये जो 20 रुपया हुआ ना, यही प्रत्याशित आय हुआ। यानी किसी भी योजना में या परियोजना में या किसी भी बिजनेस में जो हम पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, उस पैसा के बाद जो हमें रिटर्निंग मिलता है, उस रिटर्निंग में से जो हमने कॉस्ट लगाया है, जो इनिशियल में पूंजी लगाया है, उसको हम घटा देते हैं। तो जो मुझे राशि मिलती है वही प्रत्याशित आय कहलाता है, यानी इनकम कहलाता है, ठीक है। उसके बाद ब्याज की दर, विनियोग किस पे डिपेंड करता है? ब्याज की दर पे डिपेंड करता है। इस चीज़ को भी थोड़ा अच्छे तरीके से समझिए। मान लीजिए कि बैंक जो है हमें काफ़ी हाई रेट इंटरेस्ट पे लोन अवेलेबल करवाई, तो हमारी कोशिश होगी कि बैंक रेट जो हमारा है वो हमारे इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करेगा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट को भी प्रभावित करेगा और वहाँ से जो हमें इनकम मिल रही है उसको भी प्रभावित करेगा। अगर हमारा जो ब्याज दर है, इस चीज़ को देखेंगे कि अगर मान लिया जाए कि शुरू में बैंक का रेट R0% है, R0 से हम R1 पे आए, R1 से R2 पर आए, यानी मान लीजिए कि बैंक अपना रेट जो है घटा देता है। तो जैसे ही बैंक रेट घटाएगा तो हमारा जो विनियोग है बढ़ेगा, ठीक है। आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये घट रहा है वैसे वैसे ये चीज़ें क्या हो रही है, बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो हमारा जो MEC है वो भी क्या होगा, वो भी क्या होगा, घटते जाएगा। MEC क्या होगा, घटते जाएगा। इसलिए घटेगा, इसके पीछे कारण है। पहले तो हम लोग MEC का मतलब समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिस्कस को कंटिन्यू करते हैं। MEC का मतलब हो गया पूंजी की सीमांत क्षमता। MEC का मतलब क्या हो गया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। MEC का मतलब हो गया मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। इसका मतलब हो गया पूंजी की सीमांत क्षमता, ठीक है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, पूंजी की सीमांत क्षमता, ठीक है। इस MEC को हम लोग और भी नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं पूंजी की सीमांत उत्पादकता, ठीक है। क्या कहेंगे, पूंजी की सीमांत उत्पादकता, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, MPC भी कहेंगे, ठीक है। MPC भी कह सकते हैं या MEC भी कह सकते हैं, ठीक है। एक बार में हो सकता है कि MEC का मतलब याद ना हो या MPC का मतलब ध्यान में ना रहे, लेकिन जब आप नोट्स को बार बार पढ़ेंगे तो मेरी बातें वहाँ पे आपके दिमाग में स्ट्राइक करेगा और आप ये रिकॉल कर पाएंगे कि MEC का मतलब क्या होता है। MEC का मतलब मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल हो गया, और इसी को हम लोग दूसरे टर्म में MPC कहते हैं, यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। MPC को क्या कहेंगे, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अभी केवल जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ उस वर्ड को केवल सुनते जाइए। जब आप नोट्स पढ़ेंगे तो यही सारी चीज़ें जो है दिमाग में सेट करेगी। तो ये विनियोग की लाभदायकता किस पर डिपेंड हो गया, विनियोग का लाभदायकता जो है विनियोग की लागत पे, प्रत्याशित आय पर, ब्याज की दर पे।
ये तीनों पर डिपेंड कर गया। उसके बाद केन्स महोदय का हम लोग डिस्कस करेंगे कि केन्स ने विनियोग को निर्धारित करने वाले 3 कारक की व्याख्या की। एमईसी की जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों को कि एमईसी का मतलब क्या होता है, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल होता है, और इसी को हम एमपीसी भी कहते हैं, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल हो गया। ठीक है, एमईआई का मतलब पहले समझिए। ठीक है, एक ही बार अगर सोचेंगे कि 100% समझ में चीज़ आ जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी अगर आप 60 to 70% भी चीज़ें समझ रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है। नोट्स को बार बार पढ़िएगा और वीडियो को बार बार देखिएगा। ठीक है, और इस चैप्टर से डेफिनेटली जो है मुझे लगता है कि इस बार भी क्वेश्चन पूछना चाहिए। एमईआई का मतलब क्या हो गया, इसका फुल फॉर्म हो गया मार्जिनल। मैं फुल फॉर्म इसलिए बताता हूँ क्योंकि फुल फॉर्म जब आप जानेंगे ना तो उसका आप मीनिंग को समझ पाएंगे, खुद से भी मीनिंग निकाल लेंगे। इसे हम कहेंगे मार्जिनल इफिशियंसी। ई से क्या हो गया, इफिशियंसी, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी इसका मतलब समझ गया, एमईआई का मतलब समझ गया, और ये ब्याज की दर। यानी केन्स महोदय ने कहा कि कोई भी विनियोग जो है, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो है, इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसका मीनिंग को समझते हैं। अभी तो हम लोगों ने इसके फुल फॉर्म को समझ लिया, अब हम इसके मीनिंग को समझते हैं। ठीक है, मान लिया जाए यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एमईसी को समझते हैं। मान लिया जाए कि हमने किसी भी बिजनेस में, आप कह सकते हैं मेरी जो पूंजी परिसंपत्ति है, जिस वर्ड का मैं यूज कर रहा हूँ उसी वर्ड को ध्यान से समझना है। मान लीजिए कि कोई भी मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया, उसमें मैंने कुछ कैपिटल एसेट्स को लगाया। कैपिटल एसेट्स का मतलब है पूंजी परिसंपत्ति। ठीक है, ये नोट्स में ये सब वर्ड देखने को मिलेंगे, पूंजी परिसंपत्ति। इस पूंजी परिसंपत्ति को हम लोग क्या कहेंगे, कैपिटल एसेट्स। और कैपिटल एसेट्स का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए कि कोई हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, बड़े बड़े हैवी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो उस मशीन को खरीदने में जो पैसा लगा उसी को हम लोग पूंजी परिसंपत्ति कहेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई। पूंजी परिसंपत्ति क्या हो गया, इसके बाद हम लोग और इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लिया जाए कि पूंजी परिसंपत्ति में 1 लाख रुपया हमने इस इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, 1 लाख रुपया, ये 1 लाख हो गया, इक्काई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख हो गया। और मान लिया जाए कि इस 1 लाख से जो हम मशीन खरीदे 1 लाख का, वहाँ से जब हम किसी वस्तु का उत्पादन किए तो वहाँ से हमें प्रॉफिट जो है, फ़ायदा जो है 10,000 रुपये का हो गया। ठीक है, 10,000 रुपये का होगा। तो एमईसी कैसे निकलेगा, एमईसी कैसे निकलेगा, तो हम लोग जो है इतने टर्म को 10,000 जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है इसको हम 100 से गुना करेंगे, और जो हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया था 1 लाख रुपया, उस 1 लाख से डिवाइड करेंगे। तो आप देखेंगे कि मुझे जो है, जब इसे आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 10% आएगा। यानी किसी भी पूंजी परिसंपत्ति से जितना हमें नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है, जब हम उसे प्रतिशत में बदलते हैं तो वही पूंजी की सीमांत क्षमता कहलाती है। ठीक है, एमएसी का मतलब समझ गए। 1 लाख रुपया हमने इन्वेस्टमेंट किया था, 1 लाख रुपया, हमें प्रॉफिट कितना हो रहा था, 10,000 रुपया का हो गया। जब हम देखें कि 1 लाख का कितना परसेंट 10 होता है, तो ये 10% होता था। तो ये जो 10% जो मुझे प्रॉफिट हुआ, इसी को हम कहेंगे एमईसी कहेंगे। ठीक है, एक तरीके से तो आप उस तरीके से दिखा सकते हैं जो मैंने एग्जाम्पल दिया। ठीक है, और दूसरे तरीके से आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं एमएसी को, कि
मुझे जितना प्रॉफिट हुआ और मैंने जितना लागत लगाया था, जैसे मान लीजिए कि लास्ट में मान लीजिए कि कोई बिजनेस हम किए और 120 रुपया का मुझे जब बेनिफिट हो रहा था और मैंने 100 रुपया इसमें लागत जो लगाया, तो जो 20 रुपया जो बच रहा था ना, यही MEC कहलाएगा, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। वर्ड सुनने से ही पता चल रहा, MEC यानी मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। कैपिटल के पास कितनी इफिशियंसी है, पूंजी के पास कितनी क्षमता है, तो पूंजी के पास 20 रुपया कमाने की क्षमता है, या जो मैंने परसेंटेज निकाला था, ठीक है। ये पूंजी जो है 1 लाख पे 10,000 जब बेनिफिट हो रहा था, तो हम कहेंगे कि पूंजी के पास कितनी कैपेसिटी है, तो 10% कमाने की कैपेसिटी है। यानी मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल जो है, ये मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल कितना परसेंट है, 10% है। ठीक है, तो ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक अर्थशास्त्री है, इनके बारे में लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। देखिए, इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि पूंजी की सीमांत क्षमता से ही एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दे। ठीक है, तो जब तक आप 5 पेज 6 पेज आंसर नहीं लिखेंगे, तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है। के कुरिहारा कहते हैं, के कुरिहारा क्या कहते हैं कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता, पूंजी की जो सीमांत उत्पादकता, अभी मैं थोड़ा देर पहले मैं बताया था आप लोगों को कि पूंजी की सीमांत उत्पादकता जो है ना, आई जो है, इस आई को हम MEC कहते हैं, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल कहते हैं। इसी को हम लोग कहते हैं पूंजी की सीमांत क्षमता। इसके पहले भी मैं डिफाइन किया था कि पूंजी की सीमांत क्षमता क्या है, और ये कुकिहारा जो है, अर्थशास्त्री जो हैं, इसे डिफाइन करते हैं कि पूंजी की सीमांत क्षमता बराबर Y/P होता है। अब Y क्या होता है, I का मतलब समझ गए, पूंजी की सीमांत क्षमता, और Y का मतलब जो होता है समय की प्रति इकाई में, मतलब हम एक यूनिट समय की बात करेंगे। एक यूनिट समय कुछ भी हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है, या 1 महीना भी हम मान सकते हैं। तो वाई का मतलब हो गया कि एक निश्चित समय अवधि में, एक फिक्स टाइम में, उस पूंजी से मुझे कितना प्रत्याशित आय हुआ। प्रत्याशित आय क्या हुआ, यानी समय की, अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि समय की प्रति इकाई में, ठीक है, समय की प्रति इकाई में पूंजी परिसंपत्ति से, जो कैपिटल एसेट्स है, पूंजी परिसंपत्ति का मतलब जो मशीन हो गया वही, पूंजी परिसंपत्ति से मुझे कितना प्रत्याशित आय हुआ। ठीक है, कितना प्रत्याशित आय हुआ, उसी चीज़ को हम कहेंगे वाई। ठीक है, और परिसंपत्ति को लाने में जितना हमें पूर्ति कीमत देना पड़ा वो पी है। यानी कुकीहारा के अकॉर्डिंग जो है, आप इस तरीके से लिखिएगा, कुकीहारा जो बताते हैं पूंजी की सीमांत क्षमता बराबर Y/P, यानी ये जो है प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, नोट्स को भी बार बार पढ़िएगा, चीज़ें समझ में आ जाएगी। उसके बाद जो है पूंजी की सीमांत क्षमता को हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं। यहाँ पर पूंजी की जो सीमांत क्षमता है वो क्या है, आई है। आई को कटौती दर भी कह सकते हैं, पूंजी की सीमांत उत्पादकता कहते हैं। और आई कहाँ पर है, यहाँ पर है, ये वाला टर्म आई है। ठीक है, आर क्या हो गया, आर जो है प्रत्याशित आय है। प्रत्याशित आय का मतलब मैं समझा दिया था कि जो मुझे नेट प्रॉफिट मिला, जो बिजनेस लगा करने में जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था, उस इन्वेस्टमेंट के पैसा को जो हम हटा देते हैं, जो मुझे प्रॉफिट होता था, वही प्रत्याशित आय हो गया। तो इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, CR बराबर जो होता है पूंजी की पूर्ति कीमत या प्रतिस्थापन लागत होता है। ठीक है, यानी CR को समझ गए, ये पूंजी की पूर्ति कीमत हो गया, यानी प्रतिस्थापन लागत हो गया। आई जो है, यहाँ पर जो आई है
वो कटौती की दर है, पूंजी की सीमांत उत्पादकता है। इस पूंजी की सीमांत उत्पादकता को हम लोग पूंजी की सीमांत क्षमता भी कहते हैं। और R1 R2 R3 R4 क्या है? प्रत्याशित आय है। ठीक है। इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि जब हम इस टर्म को डिफाइन करेंगे, इस टर्म को जब हम काटेंगे, इस टर्म को काटेंगे, इस टर्म को काटेंगे और ये एन टर्म तक जाएंगे तो मुझे ये राशि मिल जाएगा। ठीक है। अब ये जो है 5 साल के लिए भी हो सकता है, या हो सकता है कि ये 2 साल के लिए हो, 3 साल के लिए हो। इसलिए एन वर्ष के लिए लेते हैं। एन क्या इंडिकेट कर रहा है? एन ईयर डिपेंड कर, ईयर, एन ईयर को इंडिकेट कर रहा है। यानी आप जो है सीआर के लिए ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। बाकी आप ऐसे लिख दीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल में कि सीआर बराबर पूंजी की पूर्ति कीमत प्रतिस्थापन लागत हुआ, आई बराबर इतना हुआ, कटौती की दर हुआ। और ये इस तरीके से होता है कि ये दोनों समीकरण जो है बराबर हो जाता है आपस में। ठीक है। तो इसी तरीके से एग्जामिनेशन में लिख करके एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अगर चीज़ नहीं भी समझ में आ रहा हो फिर भी थोड़ा सा रट करके भी आप इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। लेकिन मेरी कोशिश रही कि मैं पूरी कोशिश किया हूँ समझाने का। और बाकी जो है, जो 30-40% जो चीज़ें समझ में नहीं आई होगी तो वो नोट्स मैं जो दूंगा तो उस नोट्स को बार बार पढ़िएगा तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है। और इन्वेस्टमेंट फंक्शन का जो सेकंड पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट पर हम लोग कल डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।